हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन के बारे में। तो इसका जो पिछला पार्ट था उस पे हम लोग ये जाने थे कि सेंटर ऑफ मास आखिर क्यों जरूरी होता है जब हम लोग एक्सटेंडेड बॉडीज की बात करते हैं। एक्सटेंडेड बॉडीज के बारे में जाना था। साथ ही उस पे हम लोग ने जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट हम लोग के रिजिड बॉडीज हैं कुछ रेगुलर शेप के, तो उनके क्या सेंटर ऑफ मास होते हैं उसके बारे में समझा था, और एंगुलर मोमेंटम के बारे में जाना था, टॉर्क और इस तरीके की कई चीजें थी। अब हम लोग को क्या करना है, अपने डिस्कशन को और आगे ले जाना है और चलना है रोटेशन मोशन के उस पार्ट पर जहां पर कि हम लोग के पास आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या आता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आखिर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है? तो हम लोग को जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में जानना है, रेडियस ऑफ जायरेशन के बारे में जानना है, और कुछ ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हम लोग के स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं उनके बारे में जानना है। फिर कुछ थ्योरम्स हैं इससे रिलेटेड, और उसके बाद इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज और कई चीजें हैं आगे, उनको फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जैसे हम लोग बात कर रहे थे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअली देखिए क्या है। ये कुछ इस तरीके की प्रॉपर्टी है जो कि बिल्कुल अगर हम लोग इनर्शिया से कंपेयर करें, क्योंकि इसके उस पर भी इनर्शिया शब्द आ रहा है, तो अगर हम लोग कंपेयर करें इनर्शिया से, तो ट्रांसलेशनल मोशन में जैसा बिहेवियर होता है एक मास का, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही यहां पर बिहेवियर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक रोल प्ले करता है बिल्कुल वैसा ही जैसे कि ट्रांसलेशनल मोशन में जो मास होता है वो अपना रोल प्ले करता है। कोई ऑब्जेक्ट उसका जितना ज्यादा मास होगा उसका उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। मैं दो चीजें बोल रहा हूं क्या, एक तो इनर्शिया और दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया के बारे में बात हो रही है जब हम लोग बात करें ट्रांसलेशन मोशन की, और जितना ज्यादा मास होगा उसका उतना ज्यादा क्या होता है, इनर्शिया होता है। तो वो प्रॉपर्टी होती है जहां पर कि एक ट्रांसलेशन मोशन में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उस चेंजेस को रजिस्ट करने की प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया। क्लियर? सेम यहां पर होता है रोटेशनल मोशन के केस में कि जब किसी भी तरीके से हम एक रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के मोशन में चेंज लाएं, उसका एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाएं या घटाएं, या उसको रोकने की कोशिश करें, रुका है तो उसको बढ़ाने की कोशिश करें, तो जो प्रॉपर्टी इस चीज को रजिस्ट करती है वो उस पूरे जो हम लोग का बॉडी है, एक एक्सटेंडेड बॉडी है, उसकी प्रॉपर्टी होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअली क्या है, मास का स्पेस में डिस्ट्रीब्यूशन देखता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या होता है, मास स्पेस में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ये चेक करता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है मास किसी बॉडी का क्या है, साथ में उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। क्लियर? यानी कि मान लीजिए कि कोई एक इस तरीके से हम लोग ने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया और उसमें एक ड्रॉ कर दिया, कुछ मान लीजिए यहां पर 1 2 3 इस तरीके से मास m1 m2 और m3 मास हम लोग ने बना दिए। इसी में एक और केस अगर लें कि यही सेम मास m1 m2 m3 ये बिल्कुल पास पास रखे हुए हैं, एक रखा है यहां पर, एक रखा है यहां पर और एक रखा है इधर, तीनों एक्सिस पर ये m1 m2 m3 ऐसे रखे हुए हैं। तो अब देखो हुआ क्या, ये जो मास थे 3 मास, ये पहले कुछ दूर पर रखे हुए थे, अब क्या है, ये पास रखे हुए हैं। तो अगर हम लोग इनका अरेंजमेंट हम लोग देखें कि किस तरीके का अरेंजमेंट है, तो ये जो अरेंजमेंट है वो इसमें जो चेंजेस होंगे उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। यहां पर जो है ये इस ओरिजिन के पास पास है, तो इसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा, और क्योंकि सेम मास दूर रखा हुआ है तो इसका कुछ अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। मतलब कि यहां पर ये 3 मिलकर अगर हम लोग की एक कोई बॉडी बन रही हो, 3 ऑब्जेक्ट्स मिलकर कोई एक बॉडी बन रही हो, और सिमिलरली यहां पर भी ये सेम बॉडी यहां पर हो, तो इनका बिहेवियर जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब क्योंकि ये जो होता है हम लोग का रोटेशन वो किसी एक्सिस के अबाउट होता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब भी हम लोग देखते हैं तो किसी जहां से रोटेशन हो रहा होता है उसके अबाउट हम लोग ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेक करते हैं। क्लियर? बात समझ पे आई? तो इसी वजह से उस एक्सिस के अबाउट जब हम लोग देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन मास का कैसा है,
वो जब चेंज होता है, भले ही मास की वैल्यू जो है, टोटल मास की वैल्यू वो सेम है, बट स्पेस में डिस्ट्रीब्यूशन अलग है। स्पेस में डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि जो चीजें रखी हुई हैं M1 M2, वो पहले मान लीजिए पास पास थे तो दूर दूर हो गया, या दूर दूर से पास हो गया। इस तरीके से जब चेंजेस आएगा तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो भी चेंज होगा, और जो टेंडेंसी है रोटेशन मोशन को अपोज करने की वो भी चेंज होगी। क्लियर? तो इस वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैसे डिफाइन किया गया है, आइए उसको समझते हैं। तो देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या क्या हम लोग देखें, अगर बात करें तो क्या होगा, कुछ अगर इस तरीके से मान लीजिए कि एक हम लोग का कोऑर्डिनेट सिस्टम है और उसमें बहुत ढेर सारे इस तरीके से पार्टिकल्स हैं, M1 M2 M3 M4 अप टू Mn। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा वो क्या बनेगा यहां पर हम लोग का, वो हो जाएगा, मान लीजिए इस पॉइंट के अबाउट ये सारे क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। इस पॉइंट के अबाउट ये सारे रोटेट कर रहे हैं, तो इनका हो जाएगा, मतलब इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहे हैं ये, तो इनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल कर आ जाएगा वो हो जाएगा M1 R1 प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर डॉट 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 Mn Rn स्क्वायर। क्लियर? ये चीज यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल कर आती है। एक ऑब्जेक्ट का भी ऐसे एक सिंगल पार्टिकल भी निकाला जा सकता है, बट क्योंकि यहां पर हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं तभी रोटेशन मोशन की बात होती है, और ये सारा मैं अपने पिछले क्लास में बता चुका हूं। तो बस उसी चीज को ध्यान में रखते हुए क्या करना है हम लोग को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझना है। अब ये तो था क्या कि जब पार्टिकल्स हम लोग के कैसे थे, डिस्क्रीट नेचर के थे, M1 M2 M3 M4, इस तरीके से हम लोग ने क्या किया, चीजों को देख लिया कि M1 है M2 है। बट अगर हम लोग के पास कोई बॉडी हो जो कि कैसी हो, एक कंटिन्यूअस चीज से मिलकर बनी है, मान लीजिए कोई एक बॉल है, तो अब वो बॉल जो है वो एक कंटिन्यूअस मैटर से बना हुआ है ना। ऐसा थोड़ी ना होता है कि कुछ हिस्सा इधर होता है, कुछ हिस्सा इधर होता है, कुछ हिस्सा इधर, ऐसा नहीं होता ना। वो क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। इस वजह से जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल कर आएगा, मान लीजिए कोई यहां पर एक कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट है, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल कर आएगा वो बन जाएगा हम लोग का dm r स्क्वायर, जहां पर जो dm है वो एक छोटे से एलिमेंट का मास होगा। तो हम लोग जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग देख रहे हैं, उस एक्सिस से इसकी डिस्टेंस क्या होगी, dm, और फिर ये एक फंक्शन फॉर्म होता है और वहां से हम लोग इस चीज को निकाल लेते हैं। ठीक है, I = dm r स्क्वायर। क्लियर? यहां से इस तरीके से क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया जाता है। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन की। तो आखिर ये रेडियस ऑफ जायरेशन होता क्या है? तो देखिए, रेडियस ऑफ जायरेशन क्या है, एक्चुअली ये कुछ इस तरीके का हम लोग का डिस्क्रिप्शन है एक बॉडी का, जहां पर कि ये मानते हैं हम लोग कि देखिए, सपोज करिए कि आपके पास एक बॉडी है, ठीक है, उस बॉडी में एक एक्सिस है जिसके अबाउट ये बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। अब इस बॉडी को क्या माना जा सकता है कि ये बहुत ढेर सारे पार्टिकल से मिलकर बनी है, बहुत ढेर सारे पार्टिकल से मिलकर बनी है, और हर एक पार्टिकल क्या कर रहा है, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है, एक सर्कुलर मोशन एग्जिबिट कर रहा है। वही होता है हम लोग का रोटेशन विद फिक्स्ड एक्सिस, हम लोग का जो रोटेशन की डेफिनेशन होती है वही होती है। तो यहां से जो चीजें निकल कर आएंगी, अगर हर एक पार्टिकल का हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब ऐड करना पड़े तब जाके इस पूरे बॉडी का निकल कर आएगा, तो वो हो जाएगा M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर। इस तरह करते करते हम लोग क्या करेंगे, जितना भी यहां पर है सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कर देंगे हर एक पार्टिकल का, तो ये बन जाएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो भी निकल कर आएगा, कुछ निकल कर आएगा। ठीक है, वो हो गया। अब इसमें एक चीज होती है, देखिए, सेंटर ऑफ मास पर अगर हम वापस जाएं थोड़ा, तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है कि अगर हम लोग ने इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास फाइंड किया, उसकी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन फाइंड करी, तो लेट अस सपोज जो सेंटर ऑफ मास है वो ये है। तो इस पॉइंट पर क्या होगा, इस पॉइंट पर जो भी मास है वो पूरा का पूरा, इस पूरी बॉडी का, अगर इस पूरी बॉडी का मास m था, तो माना जाएगा कि इस पॉइंट पर ये पूरा का पूरा मास क्या है, कंसंट्रेटेड है। और अब इस एक्सिस से इसकी जो डिस्टेंस है वो अगर क्या मान ले, k मान ले, क्या मान ले, k, तो
वो हो जाता है इसके बराबर एम के स्क्वायर। क्या समझ पे आया? हम लोग ने जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा था उसके अबाउट हर एक पार्टिकल जो कि इसके अंदर मौजूद था उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया। अब दूसरा चीज कंसीडर ये किया कि पूरा का पूरा जो बॉडी है, क्योंकि वो एक्सटेंडेड बॉडी है तो उसका एक सेंटर ऑफ मास होगा, तो सेंटर ऑफ मास पे हम लोग मानते हैं कि पूरा का पूरा मास कंसंट्रेटेड होता है, बिल्कुल। तो उसका जो हम लोग का सेंटर ऑफ मास है उसका इस एक्सिस के साथ कितना डिस्टेंस है उसको बोला गया के, और यही है हम लोग की रेडियस ऑफ जायरेशन। तो एम के स्क्वायर वो बराबर हो जाएगा जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया था उसके। क्लियर? यहां से अगर हम लोग इसको निकालना चाहें तो के इज इक्वल टू निकल कर आ जाएगा अंडर रूट आई बाई एम, जहां पर आई क्या है, इस पूरे ऑब्जेक्ट का, ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है, ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जो है, इसका पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस, उस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है ये। तो यहां से हम लोग का रेडियस ऑफ जायरेशन इस तरीके से डिफाइंड होता है। क्लियर? अभी इसी में जो यहां पर मास है अगर कैसे हो, मान लीजिए जैसे M1, M2, M3 इस तरीके से बहुत ढेर सारे कंसीडर किए थे, ये सब के सम क्या हो, बराबर हो। ये बराबर हो किसके? M के। जितने भी हैं मास वो सभी के सभी क्या है, बराबर है M के। तो यहां से एक चीज निकल कर आएगी और वो हो जाएगी ये कि K इज इक्वल टू, यहां पर ये अंडर रूट वाला टर्म आएगा, इसको हम लोग 1/2 करके भी लिख सकते हैं। अब देखो, क्योंकि ये जो I है वो है M1R1 स्क्वायर प्लस M2R स्क्वायर, इस तरह है, तो यहां पर हर जगह पर M आ जाएगा और M आ जाएगा कॉमन, तो ये M कॉमन आ गया और ऊपर बच गया R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर डॉट 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 RN स्क्वायर, ये हो गया डिवाइडेड बाई। अब क्योंकि यहां पर हमें टोटल मास लिखना है और टोटल मास कितना हो जाएगा, N मास है इस एक्सिस के अबाउट, और हर एक मास का मतलब मास कितना दिया हुआ है, स्मॉल m, तो ये हो जाएगा N इंटू M और इसकी पावर 1/2, इसकी पावर 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, M से M कैंसिल आउट और ये निकल कर आ जाएगा K इज इक्वल टू, हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये जो ऊपर है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, इस तरह डॉट 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 RN स्क्वायर, और यहां पर नीचे बचा N और ऊपर आ गया 1/2। तो इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं, ये 1/2 ऐसे लिखा हुआ है। क्लियर? तो ये होता है हम लोग का रेडियस ऑफ जायरेशन की डिफिनीशन। अब चलते हैं आगे, और इससे रिलेटेड जो हम लोग की थ्योरम्स होती हैं, दो होती हैं, एक होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो इस पे हम लोग को समझना है कि आखिर होता क्या है। एक चीज और जान लेते हैं कि रेडियस ऑफ जायरेशन जो होता है वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है। तो देखिए, रेडियस ऑफ जायरेशन जो निकल कर आया वो निकल कर आया शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, यानी कि उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड कर रहा है ना रेडियस ऑफ जायरेशन, ये I/M ये है ना। और I किस पे डिपेंड करता है कि मास का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि शेप और साइज पे बॉडी के। दूसरा है पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हो जाएगी, उसकी वजह से हम लोग का I चेंज हो जाएगा। तो I जिस वजह से भी चेंज होगा उस वजह से जो K है वो भी चेंज होगा। क्लियर? और ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। वही I किसकी वजह से चेंज होगा, M की वजह से, R की वजह से, शेप एंड साइज, वो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह जो भी है, उसी वजह से K भी जो होगा वो भी चेंज होगा। क्लियर? तो अब हम लोग को चलना था किस पे, थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कौन कौन से, एक है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, दूसरी है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। आखिर इनका काम क्या है? तो देखिए, हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके कुछ ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी का किसी एक्सिस के अबाउट निकलता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी का किसी एक्सिस के अबाउट निकाला जाता है। तो मान लो कि एक ऑब्जेक्ट था जिसका इस एक्सिस के अबाउट हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है कि I है। अब हमसे पूछ लिया गया कि एक दूसरी एक्सिस है जो कि है किधर, इस जगह पर, ठीक है, जो कि है इस जगह पर, और इस पे जो भी हम लोग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना होगा, मतलब इस एक्सिस के अबाउट
कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो हम लोग को बताना होगा। तो कैसे बताएंगे? देखो, आई पता है हम लोग को, और अगर इनके बीच की अगर हम लोग को डिस्टेंस पता हो कि डी डिस्टेंस है, तो होगा क्या, लेट अस सपोज कि ये जो वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये है इसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला, मतलब ये जो एक्सिस है ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। तो इसको मान लीजिए कि ये जो एक्सिस है वो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है अगर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इस एक्सिस के अबाउट होगा वो उसका नाम दे दिया ICM। ठीक है, और अब हमें बताना है इस वाले एक्सिस के अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो उसके लिए जो निकल कर आएगा वो हो जाएगा आई क्या है, इस एक्सिस के अबाउट। I इज इक्वल टू ICM प्लस इस पूरे ऑब्जेक्ट का मास अगर m है तो वो हो जाएगा md²। ये होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसको हम लोग बहुत वाइडली यूज करते हैं। किस तरीके से? मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है दूसरा और उसके इस एक्सिस पे आपको पता है I1, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। अब आपको बताना है एक ऐसी एक्सिस के अबाउट जो कि इसके पैरेलल है, इस एक्सिस के पैरेलल है। तो मान लीजिए कि अगर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग को I निकालना है, तो वो I जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा, अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, D है, और इसका मास, इस पूरे ऑब्जेक्ट का मास m है, तो वो निकल कर आ जाएगा I1 प्लस md²। बात समझ गए ना? तो किसी एक्सिस के अबाउट हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, फिर हमें दूसरी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जो कि एक्सिस है d डिस्टेंस से पहले वाली एक्सिस से, तो उस पे हम लोग md² और ऐड कर देते हैं। यही है हम लोग की पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्लियर? इससे हम लोग का बहुत ढेर सारा टाइम बचता है, और ये जो चीजें निकल के आई हैं वो पूरा एक हम लोग का क्या है, एक क्या कह सकते हैं कि एक रिजल्ट है हम लोग का एक बहुत लंबे प्रोसीजर का। ओके, समझ पे आया? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। कभी भी अगर मान लीजिए इस एक्सिस के अबाउट आपको पता हो और इसके पैरेलल में किसी एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है किसी ऑब्जेक्ट का, तो सिंपल इन दोनों के बीच में कितने डिस्टेंस है आपका फोकस वहां पर होना चाहिए कि उसको फाइंड करना है, और md² ऐड कर देंगे, हमारा काम बन जाएगा। क्लियर? अब दूसरी आती है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। यहां पर क्या है उसको समझते हैं। लेट अस सपोज आपके पास क्या है, एक प्लैनर ऑब्जेक्ट है। क्या है? आपके पास एक प्लैनर ऑब्जेक्ट है। क्लियर? तो अगर आपके पास एक प्लैनर ऑब्जेक्ट है तो होगा क्या, इस तरीके से ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट एक प्लेन में रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट एक प्लेन में रखा हुआ है तो होगा क्या कि मान लीजिए कि ये इस तरीके से एक प्लेन में ऐसे रखा हुआ है, ये x, ये y और ये z, ये 3 एक्सिस है। ठीक है, तो ये 3 एक्सिस ऐसे बनी हुई है। अब ये जो हम लोग का ऑब्जेक्ट है जो कि एक प्लेन में रखा हुआ है, उसमें अगर हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस x एक्सिस के अबाउट वाले का पता हो और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y का पता हो, जिसको नाम दे दिया IY। ठीक है, तो जो z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ठीक है, जो z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, पता है क्या होगा? वो होगा IZ इक्वल टू IX प्लस IY। समझ पे आया? ये क्या है? एक हम लोग का प्लैनर, मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट पता है हम लोग को, और इस एक्सिस के अबाउट पता है, और हमें बताना है फिर इस एक्सिस के अबाउट। तो इस एक्सिस के अबाउट वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर देंगे, तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो निकल कर आ जाएगा। बात समझ पे आई? तो ये होता है हम लोग का थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। अभी इसको जब मैं डिस्कस करूंगा कुछ ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, तो इन दोनों जो हम लोग की थ्योरम है उनको यूज करते हुए बताऊंगा कि अगर किसी एक पॉइंट पर हम लोग को पता तो बाकी पॉइंट पर कैसे निकाल सकते हैं। क्लियर? यूज होगा, ये बहुत यूज होता है। ओके, तो अब ये समझ पे आ गया होगा। अब चलते हैं आगे और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं कुछ ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स का। किस किस तरीके के ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स? जैसे कि अगर सबसे पहले बात की जाए कि हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है
एक रिंग का, किसका, एक रिंग, कैसी ये रिंग है, यूनिफॉर्म रिंग है, ठीक है, एक यूनिफॉर्म रिंग है जिसका की मास कितना है, m मास है, समझ गए, यूनिफॉर्म रिंग है, उसका मास m है और उसका जो रेडियस है वो r है। तो उस केस में क्या करिए, एक बनाइए एक रिंग, ठीक है, ये रिंग बना दी। ये रिंग जो है इसका पूरा का पूरा मास, इसके ये जो ऐसा बना हुआ है ना, ये वाला पोर्शन, इस पे है पूरा का पूरा मास m यहां पर है। अब यहां पर क्या होगा, हमें बताना है कि क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो देखिए, इसके सेंटर ऑफ मास और यहां से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये वाला, ठीक है, अगर इसको आई नाम दे तो कितना हो जाएगा, वो होता है mr², जहां पर जो r है वो क्या है, इसका रेडियस है, ठीक है, इस रिंग का रेडियस है, ये होता है I = mr²। अब इसी चीज पे अभी आपको क्या पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस यूनिफॉर्म रिंग का जिसका कि मास m है, रेडियस r है, वो भी किसके अबाउट, एक ऐसी एक्सिस के अबाउट जो कि पास हो रही है उसके सेंटर ऑफ मास से। क्लियर। इसी में अगर पूछ ले वो कि एक एक्सिस है जो कि इसके सरकमफ्रेंस से पास हो रही है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, यानी कि ये एग्जैक्टली हो जाएगी पैरेलल इस गिवन एक्सिस के पैरेलल। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, वो हो जाएगी r। कितनी हो जाएगी, r। और अगर इसके अबाउट हमें फाइंड करना है, इसका नाम अगर हम लोग दे दें I1, तो ये हो जाएगी क्या, I1 = इसके अबाउट पता है हम लोग को, वो है mr²। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर जो एक्सिस अब जिसके अबाउट हमें फाइंड करना है उस पे क्या है, एक डिस्टेंस r है दोनों एक्सिस के बीच में, तो जो टोटल मास होता है उस पे r² का मल्टीप्लाई करके रख देते हैं, तो ये 2mr² निकलकर आ जाएगा। बात समझ पे आई, क्लियर, ओके। तो ये था किसका, कि अगर हम लोग को सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो एक्सिस मतलब पास हो रही है उसके वहां पर, उसके अबाउट हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर पता है और उसके पैरेलल पे अगर हम लोग को एक एक्सिस दे जाए, पूछा जाए कितना होगा, तो यहां से ऐसे निकाल लेंगे। अब ये एक्सिस ना, ये यहां से लेकर यहां तक कहीं पर भी वेरी कर सकती है, समझ रहे हैं, ये यहां पर भी दी जा सकती है कि ये वाली जो एक्सिस है वो इस जगह पर है, इस जगह पर यहां से ऐसे पास हो रही है। तो यहां से अगर पास होगी तो मान लीजिए कि इसके और इसके बीच की जो डिस्टेंस है ये वाली, वो r/3 है। तो आपको क्या करना है, सिंपली अगर यहां पर फाइंड करना है, मान लीजिए I0, ठीक है, तो I0 इस एक्सिस के अबाउट जो होगा वो हो जाएगा mr², ये तो इसके अबाउट है। अब यहां से आगे कितना पढ़ रहे हैं हम लोग, r/3, और रिंग का मास कितना है, m है, तो m और यहां पर हो जाएगा इस जगह पर ये, क्योंकि r/3 है ना, तो r/3 का स्क्वायर, ठीक है, ये यहां पर 3 है ये, तो ये हम लोग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल कर आ जाएगा इस वाली एक्सिस के अबाउट। तो बात समझ पे आ गई, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज क्या है। इसी में क्या करते हैं, अब यूज करते हैं हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, उस एक्सिस के अबाउट इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए जो कि इसके क्या है, परपेंडिकुलर हो। जैसे इसी में अगर मैं इसको पहले हटा दूं, इसको जैसे मान लीजिए इसको मैंने हटा दिया, ये वाली जो है ये चीज हटा दी, क्लियर। अब यहां से क्या है कि हमें बताना है एक ऐसी एक्सिस के अबाउट जो कि इसके प्लेन में है, ठीक है। तो अगर एक एक्सिस ऐसी है, ठीक है, एक एक्सिस क्या है हम लोग के पास, इसको मैं r भी हटा देता हूं तो इसको बनाना आसान होगा। तो ये हो गया जैसे, तो एक एक्सिस लेटर सपोज ऐसी है और दूसरे ऐसी है, ये I x हो गया, ये I,
y हो गया और ये i z हो गया। क्लियर? तो उस केस में क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई एक्स या फिर आई वाई के अबाउट। तो देखिए आई एक्स और आई वाई मतलब ये जो दो एक्सिस है हम लोग की, आई एक्स और आई वाई नहीं एक्सिस है, एक्सिस तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, मतलब इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो दोनों सेम रहे। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है वो सिमेट्रिकल है, यानी कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स होगा वही बराबर होगा आई वाई के। और हम लोग जानते हैं कि आई जेड जो होता है वो बराबर होता है आई एक्स प्लस आई वाई के। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कि अगर कोई एक प्लेनर ऑब्जेक्ट है तो उसके इस प्लेन में जो दो एक्सिस होंगी उन एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसका सम करिए और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एक्सिस होगी उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो उसके बराबर हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि जो आई जेड है वो एम आर स्क्वायर के बराबर है, तो एम आर स्क्वायर यहां पर रख देंगे और आई एक्स प्लस आई वाई ये हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है तो 2ix हो जाएगा और ix निकल कर आ जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2। समझ गए? इस तरीके से ये निकल कर आ गया इसके अबाउट। अब इसी में फिर पैरेलल एक्सिस लग जाएगी और अगर हम लोग को यहां से इसके अबाउट एक ऐसा एक लाइन अगर हम लोग ड्रॉ करें इसके पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल, और हमें इसके अबाउट अगर बताना हो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो इस यहां से यहां कितना डिस्टेंस होगा आई एक्स और इस के बीच में, ये डिस्टेंस होगी आर, ये वाली इतनी तो होगी, या इधर से इधर ले लो ये आर ही होगी क्योंकि ये इसके साइड पे है। क्लियर? तो ये क्या हो गया हम लोग का, ये डिस्टेंस आर हो गई और आर वाला ही हम लोग क्या ले लेंगे यहां पर, अगर ये वाली एक्सिस मान लीजिए आई एम नाम दे दिए, कुछ भी दे सकते हैं इस पे नाम, आई डी नाम दे दीजिए, तो आई डी इज इक्वल टू हो जाएगा यहां पर एम आर स्क्वायर बाई 2, ये तो है एक्स एक्सिस के अबाउट, प्लस एम और आर स्क्वायर, ये बन गया इस आई डी के मतलब ये वाली जो एक्सिस है इस ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर? तो बात समझ पे आई? हम लोग को सिर्फ एक पता चला और उससे बाकी चीजें सारी निकाल ली, किसका यूज करके, परपेंडिकुलर और पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करके। बात समझ पे आई? बहुत बढ़िया। अब चलते हैं आगे और इस पे जो दूसरा है वो है, दूसरा जो ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है वो है हम लोग का क्या, एक सर्कुलर डिस्क। क्लियर? तो सर्कुलर डिस्क लेट अस सपोज है कैसी, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है। ठीक, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क और उसका जो मास है वो कितना है, m है, और रेडियस जो है उसकी वो कितनी है, r है। उस केस में अगर हम लोग क्या करें, एक डिस्क ऐसे बना दें और ये कंसीडर करें कि इस डिस्क की दो एक्सिस हैं, एक है ये आई मतलब एक्स एक्सिस और ये उस दूसरी वाई एक्सिस, और ये सेंटर से ही पास हो रही है, ये ठीक है, ये ऐसे नहीं है, सेंटर से ही पास हो रही है, तो यहां से जो हम लोग का निकल कर आएगा, ठीक है, तो इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोले तो हम लोग का आई एक्स हो जाएगा और यहां पर आई वाई हो जाएगा। तो ये वाला जो इसके ऐसे सेंटर से पास होते हुए और ये वाले इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो होता है, जेड के अबाउट जो होता है वो होता है एक्चुअली आई जेड इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2, ये होता है, ये ध्यान रखिएगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है यहां पर, ये क्या है, डिस्क है, यानी कि ये जो पूरा है यहां पर ये कुछ इस पे थिकनेस है और यहां पर पूरा मटेरियल भरा हुआ है इस जगह पर, ये वाला जो पूरा है ना, ये पूरा सॉलिड है इधर से इधर तक, और इसका टोटल मास m है। तो देखो पहले m मास रिंग के केस में एकदम बाहर बाहर था, अब वही मास कुछ एक्सिस के पास भी आ गया है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। सेम मास बट उसका डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस से ही स्टार्ट हो जाता है, यहां भी मास होगा, यहां पर भी उसका इसका कुछ हिस्सा होगा, इधर ऐसे करते करते पूरा एम मास इधर पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसका भी रेडियस आर ही है। इसका रेडियस कितना है इस डिस्क का, आर ही है। तो जाकर जो जेड एक्सिस के अबाउट होता है वो होता है एम आर स्क्वायर बाई 2। अब बाकी आई एक्स के अबाउट जो हो जाएगा या फिर आई वाई के अबाउट जो हो जाएगा वो एम आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। कैसे भाई,
परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की हेल्प से। फिर इसके हम लोग इस जगह पर फाइंड कर सकते हैं, इसके पैरेलल IZ के पैरेलल, IX के पैरेलल निकाल सकते हैं इन, ठीक है। वो सारी चीजें आप उसकी हेल्प से फाइंड कर सकते हैं, जो कि मैंने पहले केस में बताया, सिमिलर है ये, ठीक है। बस हम लोग को जो ध्यान देना है वो ध्यान देना है कि यहाँ पर mr²/2 है। क्यों घट रहा है मैं इसको ऐसे भी बता रहा हूं, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन है मास का वो दूर ना होकर पास है, जिसकी वजह से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट गया, उस एक्सिस के क्या है, पास है। क्लियर। अब चलते हैं कि अगर एक रॉड हो हम लोग के पास, तो फिर क्या होगा, किस तरीके से जो हम लोग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या निकल कर आएगा एक रॉड के केस में। तो देखिए, एक क्या है हम लोग के पास, थिन यूनिफॉर्म रॉड है, थिन यूनिफॉर्म रॉड, और इसकी जो लेंथ है, पहले तो मास लिख देते हैं, इसका जो मास है वो है m, और जो इसकी लेंथ है वो है l, या इसको l भी ऐसे लिख सकते हैं। तो ये एक थिन यूनिफॉर्म रॉड है। इस रॉड के जो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है उससे पास होने वाली एक एक्सिस अगर हम लोग ने बनाई, तो वहां देखिए यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये वो है l। क्लियर। यहां से यहां तक की जो पूरी रॉड की लेंथ है वो है l, और इसका पूरा जो मास है वो है m। तो इसके अबाउट, इसका जो सेंटर ऑफ मास है उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वहां से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट वो हो जाएगा कितना, I = ml²/12। क्लियर। ये अभी इसका डेरिवेशन नहीं करवा रहा मैं, इसको डायरेक्ट हम लोग ऐसे करेंगे। अगर डेरिवेशन करना है इसका तो अभी टाइम नहीं है। क्लियर। अभी हम लोग का मोटिव अलग है। तो ये हो गया I = ml²/12। ये कैसे निकल कर आया, सिंपल वही जो ये था ना, dmx² या r² dm, ये उसी चीज से निकल कर आया। क्लियर। तो हम लोग को इस रॉड का ये पता चल गया। अब इसी रॉड पर मान लीजिए क्या हो जाए, इस जगह पर फाइंड करना हो तो क्या लगाएंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये यहां पर क्या हो जाएगा, ये l/2 हो जाएगा, इन दो एक्सिस के बीच की डिस्टेंस। मान लीजिए यहां से एक्सिस पास हो रही है, तो इस पे ऐड कर देंगे m l/2 का स्क्वायर। इस तरीके से इसके अबाउट हम लोग को पता चल जाएगा कि क्या निकल कर आएगा। ठीक है, बात समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं क्या, यहां पर जो अगला हम लोग का ऑब्जेक्ट है, ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, वो क्या है, एक सिलेंडर है। और कैसा है, यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर का जो मास है वो है m, और जो इसकी लेंथ है वो है l, और इसका जो रेडियस है वो है r। देखिए, अब इस केस में बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ये सॉलिड यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर की बात हो रही है। तो यूनिफॉर्म सॉलिड अगर हम लोग का सिलेंडर है हम लोग के पास, तो देखिए वो कैसे बनेगा। ये हो गया, ये हो गया, और यहां से यहां तक ये पूरा कैसा, एकदम सॉलिड, मतलब मास बिल्कुल ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब अगर हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट फाइंड करनी हो, जो कि इस सिलेंडर के एक्सिस के अबाउट ही है, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल कर आएगा, पता है कितना निकल कर आएगा? ये रेडियस r है, इस पूरे का मास m है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल एक डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर निकल कर आएगा। तो इस एक्सिस को अगर I नाम दे दें, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा इस सॉलिड सिलेंडर का, वो हो जाएगा mr²/2 इस एक्सिस के अबाउट। ये कैसे, डिस्क की तरह ही है। ये डिस्क जो होती है वो सिलेंडर होती है, जिसकी जो L होती है बहुत कम होती है। जो डिस्क होती है वो एक तरीके का सिलेंडर ही होती है, जिसकी जो ये वाली हाइट होती है या लेंथ होती है वो कैसी होती है, बहुत कम होती है। समझ गए? तो यहां से आप उसको ध्यान रख सकते हैं। ओके, ये हो गया। तो ये हो गया हम लोग का इस एक्सिस के अबाउट mr²/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसी में अगर इस एक्सिस के अबाउट पूछ लिया जाए, अब ये देखो टोटल क्या है, ये लेंथ l है। अब आता है एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, जो कि है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल
और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर हम लोग के पास ये आ जाती है फ्रीडम कि मान लीजिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसको कि हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये दो ऑब्जेक्ट से मिलकर बना है। जैसे कि इस सिलेंडर को हम लोग ट्रीट कर सकते हैं कि एक ये थिन रॉड है और दूसरा ये एक डिस्क है, इसके कॉम्बिनेशन से, समझे? तो डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इस जगह पर, ठीक है, इसके अबाउट, वो होता है mr²/4। क्या होता है? mr²/4, ठीक है। ये किससे निकल के रहा है? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से। तो ये, और क्योंकि ये एक रॉड की तरह लग रहा है, तो इस एक्सिस के अबाउट अगर हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो दो चीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करना पड़ेगा। एक तो डिस्क का, उसके प्लेन से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि हो जाएगा mr²/4 प्लस ml²/12, जो कि होता है थिन रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये हो जाएगा इस एक्सिस के बराबर, मतलब इस एक्सिस के अबाउट यहां पर हम लोग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको कि हम लोग परपेंडिकुलर ऐसा नाम दे सकते हैं, आई परपेंडिकुलर, ये वाली जो एक्सिस है इसके अबाउट। क्लियर? बात समझ पे आई? तो यहां से ये बन गया, क्या फॉर्मूला बन गया हम लोग का, जो कि रिलेटेड है हम लोग के यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर से। अब यहां पर एक हॉलो सिलेंडर भी हो सकता है। क्या हो सकता है? हॉलो सिलेंडर। चेंजेस क्या आएंगे? हॉलो सिलेंडर के लिए ये वाला जो है ये हो जाएगा mr², और ये वाला जो है परपेंडिकुलर वाला, ये यहां पर mr²/2 होगा प्लस ml²/12। बस, इससे ज्यादा कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ये सॉलिड के लिए हो गया। ये कैसे आया? क्योंकि हॉलो को हम लोग रिंग से कंपेयर करेंगे, समझ गए? मतलब कि आप ऊपर से देखिए किसी सिलेंडर को, वो एक रिंग की तरह दिखाई देगा ना, जैसे कि मान लीजिए ये है, ये, ठीक है। आप इसको देखिए, सिर्फ ये वाला अगर हिस्सा देखें, ये वाला, तो एक रिंग की तरह दिखाई देगा ना, और अगर पूरा एक सॉलिड की तरह देखें जैसे ये है, तो एक डिस्क की तरह दिखाई देगा, समझ गए? ये एक सिलेंडर है छोटा सा, इसको डिस्क भी बोला जा सकता है। इसी की लेंथ और बढ़ जाए तो सिलेंडर, और कम तो डिस्क की तरह। क्लियर? तो ये चीजें हैं जो कि इससे रिलेटेड है। अब एक और है हम लोग के पास ऑब्जेक्ट, और वो है सॉलिड स्फीयर। क्या है? यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। तो यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर के केस में अगर हम लोग देखें, ये एक हम लोग का सॉलिड स्फीयर है, और इस सॉलिड स्फीयर पे आप इसके सेंटर से पास होता हुआ, जो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है, इससे पास होता हुआ आप कैसे भी एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसी करें चाहे ऐसी करें, मतलब उस पॉइंट से पास होते हुए कैसी भी एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं। तो उस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा हम लोग का 2/5 mr²। क्लियर? इसी में अगर कह दे कोई कि इसके अबाउट हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है, तो ये जो निकल कर आ जाएगा, इसको अगर हम लोग IT नाम दे दें या कुछ भी नाम दे दें, IT इसको नाम दे दिया, तो ये जो होगा वो कितना हो जाएगा? इस पे mr² ऐड करना पड़ेगा। सिंपल सी बात, इसका अगर मास m है और इसका रेडियस अगर r है, तभी ये हो गया इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो हो गया 2/5 mr²। अब इसके अबाउट अगर निकालना है तो ये हो जाएगा 2/5 mr² प्लस mr², और कर देंगे किससे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। तो ये हो जाएगा 7/5 mr²। क्लियर? तो इस तरीके से चीजें हम लोग की निकल कर आती हैं यहां पर। ओके, क्लियर? समझ पे आ गया? तो अब चलते हैं आगे और एक एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या है, क्या पूछा गया? अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया I अबाउट इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस। देखिए एक क्या है? एक सॉलिड स्फीयर। ओके, एक सॉलिड स्फीयर है और उस सॉलिड स्फीयर का जो रेडियस है वो कितना है? r है। हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया I अबाउट इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस। उसके ज्योमेट्रिकल एक्सिस, जो अभी एक्सिस वाला बताया था ना, तो एक सॉलिड स्फीयर और उस सॉलिड स्फीयर के एक्सिस से पास होने वाला
जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना है, वो I है, और इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, वो R दिया हुआ है। क्लियर, कोई बात नहीं। इट इज मेल्टेड इनटू अ डिस्क ऑफ रेडियस R एंड थिकनेस T। देखिए ये एक डिस्क बनाई गई जिसकी जो रेडियस है वो कितनी है, स्मॉल r है, ओके, और इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, वो T है, हल्की सी थिकनेस होगी इस पे ऐसे, तो ये जो थिकनेस है वो कितनी है, T है यहां पर। क्लियर, ये थिकनेस T। अब ये जो थिकनेस है यहां पर, इसका कोई रोल है अभी, देखेंगे आगे, होगा तो यूज करेंगे, तो इसको थिकनेस T लिख देते हैं। उसके बाद इफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टेंजेंशियल एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क, जैसे ये दी हुई है, इज इक्वल टू I, यहां पर I अगर हम लोग को पता है, देन द वैल्यू ऑफ R इज इक्वल टू, ये हम लोग को R बताना है। तो देखिए क्या कहा कि एक स्फीयर है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ होगा यहां पर, ठीक है, यहां पर कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, तो हम लोग जानते हैं वो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है, 2/5 mr², और ये किसके बराबर दिया हुआ है, I के बराबर दिया हुआ है। इसके बाद इन्होंने कहा कि ये जो पूरा का पूरा सॉलिड स्फीयर था उसको मेल्ट किया गया। क्या किया गया, मेल्ट किया गया, एक डिस्क बनाई गई जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस, ये वाली एक्सिस जो कि परपेंडिकुलर है इस प्लेन के, यानी कि अगर मैं यहां से एक ऐसे एक्सिस ड्रॉ करूं तो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर है इस प्लेन के, ठीक है, ये जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर है इस प्लेन के, और ये वाली जो एक्सिस है ये इसके पैरेलल है। और हम लोग जानते हैं कि इस एक्सिस के अबाउट जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है mr²। वो कितना होता है, mr²। तो ये हम लोग ने कर दिया। अब क्योंकि ये डिस्क बनी है उस स्फीयर को मेल्ट करके, तो जो मास होगा वो तो सेम ही रहेगा ना, तो mr² हो गया, इसका रेडियस ही तो सिर्फ चेंज हुआ और शेप वगैरह, तो ये हो गया mr²। अब यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो कितनी है, r है, और हमें इसके अबाउट बताना है, और जानते हैं कि वो कितना दिया हुआ है, I दिया हुआ है, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा mr²। ठीक है, यहां पर ये डिस्क है ना, ये तो ये mr²/2 होगा, ओके, यहां पर ये mr²/2 होगा, और ये हो गया mr²/2 प्लस mr², ये चीज। तो यहां से ये जो I है और ये वाला जो I है वो कैसा है, बराबर है, तो इसको बराबर कर देंगे, तो 2/5 mr² इक्वल टू mr², और यहां पर ये कैपिटल M ही ले रहे हैं अगर हम लोग, तो कैपिटल M ले लेते हैं इस तरीके से, स्मॉल m कैपिटल M कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मास का रोल ही नहीं है, वो पूरा का पूरा मास कन्वर्ट हो रहा है, तो ये mr²/2 प्लस mr² हो जाएगा। ये वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसका है, इस एक्सिस के अबाउट कैसे निकल कर आया, इसके अबाउट पता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाई, ये निकाल लिया, और ये बराबर है इसके I जो दिया हुआ था ना इस, तो इस यहां से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का R इज इक्वल टू 2/√5 R निकल कर आ जाएगा। आप इसको अब आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बाकी बची इस पे मैथमेटिक्स। क्लियर, कोई डाउट इस पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हुआ, वो सिर्फ कन्वर्ट हुआ है, ओके, यहां से ये चीज हो गई। अब देखिए यहां पर एक और एग्जांपल लेते हैं जहां पर क्या है कि हमें बताना है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम ऑफ 4 रॉड्स ईच ऑफ लेंथ L एंड मास M अबाउट द एक्सिस इज सोन इज, ठीक है, यहां पर जो एक्सिस हमें दिए इसके अबाउट हम लोग को बताना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। ओके, कैसे निकालेंगे, सिंपली हम लोग हर एक जो रॉड है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग निकालेंगे, और किसके एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, इस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे। तो देखिए जैसे ये वाली रॉड है, ये इस रॉड को अगर इस रॉड पे अगर मैं एक ऐसे एक्सिस ड्रॉ करूं तो ये एक्सिस क्या हो गई, इसके पैरेलल हो गई। इसी तरीके से मैं यहां पर भी एक ड्रॉ कर सकता हूं एक्सिस इस वाले पे, और वो हो जाएगी ऐसे जो कि इस एक्सिस के पैरेलल होगी। सिमिलरली यहां पर भी एक ड्रॉ की जा सकती है एक्सिस जो कि इसके पैरेलल होगी, और यहां पर भी एक एक्सिस जो होगी वो इसके पैरेलल होगी। तो अब हम लोग को क्या करना है, यहां पर बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कि कितना होगा। ओके, तो देखो अब है क्या यहां पर, इस जगह पर अगर मैं यहां से देखूं कि ये यहां से यहां कितना
जा रहा है। तो ये वाला जो है ये डिस्टेंस, अगर ये देखो, ये अगर लेंथ L है तो ये हो जाएगी L/2, ये क्या हो जाएगी L/2। तो इस वाले जो रॉड है, इस वाले रॉड का इस एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है क्या होता है, और फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाकर इसके अबाउट क्या होगा वो निकाल लूंगा। फिर जैसा मैंने बताया कि यहां पर सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का यूज होगा, पिछले उस पर बताया था ना, उस पर, तो वहां से हम लोग सेम चीज अप्लाई करेंगे यहां पर भी। अब इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे इस एक्सिस के अबाउट, और फिर वहां से हम लोग का जो आगे होगा वो चीज पता, मतलब उसको भी ऐड कर देंगे पहले वाले में, इस तरीके से इस वाले को भी ऐड कर देंगे और इस वाले को भी ऐड कर देंगे। तो जब इसको हम लोग करेंगे तो ये कुछ हम लोग का निकल कर आएगा कुछ इतना। कैसे? देखो, जो यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो हो जाएगा 4m, और क्योंकि यहां पर देखो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये वाला और ये वाला, ये इस पे क्या है, ये है mL²/12, ये होता है ना। इसके अबाउट जो होता है ये जो रॉड है, मतलब ये वाली जो रॉड है, इसके एक्सिस, ये वाले जो एक्सिस है, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है mL²/12, ये हम लोग को पता है। इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो पता है mL²/12, और इसके अबाउट जो पता है वो भी mL²/12 पता है। अब हम लोग को क्या करना है, यहां से ये वाला जो है इस पे इसको ऐड करना है, ठीक है। तो इस पे जब इसको ऐड करेंगे तो देखो ये कितना होगा, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। ये वाला जो है, जैसे I4 है, ये वाली जो लेंथ है, इस एक्सिस के अबाउट हमें पता है mL²/12 है, इसके अबाउट पता है mL²/12, इसके अबाउट भी पता है mL²/12, इसके अबाउट भी mL²/12। हमें पहुंचना है इस एक्सिस तक। तो इसके लिए इसको अगर मैं एक ये मानूं कि ये वाली जो एक्सिस है वो इसके पैरेलल है, और इनके बीच की जो लेंथ है वो कितनी है, L है। कितनी है? L है। तो काम बन सकता है, ठीक है। तो इसका इस पे आ जाएगा, फिर यहां से इस पे चला जाएगा। बात समझ रहे हो? सिंपली हमें ट्रांसलेट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, यहां से यहां से यहां, डायरेक्ट भी कर सकते हैं यहां से यहां, ठीक है। यहां से यहां डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट यहां से यहां ले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। वो पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी हम लोग को, डायरेक्ट यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, तो भी काम बन जाएगा। बट क्यों ऐसा करें जब जो चीज है वो फाइनली आनी वही है। तो क्या करेंगे, इस वाले का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसको ट्रांसलेट कर देंगे इस तरह। तो कितना हो जाएगा, देखो mL²/12 इसका हो गया, प्लस m, यहां से यहां कितनी डिस्टेंस है L, तो L², ये ट्रांसलेट होके आ गया इसके साथ। क्लियर? मतलब इस एक्सिस के अबाउट आ गया इस वाले का, I4 का। इस पे ऐड कर दो जो इस एक्सिस का है, वो कितना हो जाएगा, mL²/12। क्लियर? तो ये हो गया इसका और इसका इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये वाली जो एक्सिस है, मतलब ये वाली हम लोग का जो रॉड है उसका इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो होगा mL²/12। इसको ट्रांसलेट कर दो इस तरफ, तो ये भी क्या हो जाएगा, mL²/12 प्लस mL², और इस वाले को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा mL²/12। ये हो गया, दो चीजें हो गई। अब इस पूरे का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उस पे हम लोग को ऐड करना है ये वाला, और इस पे ये वाला। तो इसको जब इस पे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये बन जाएगा यहां पर mL², और यहां पर ये हो जाएगा, क्योंकि इसको इस पे हमें ट्रांसलेट करना है तो L/2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा m, यहां पर L/2 का स्क्वायर, और इस पे भी हम लोग का हो जाएगा mL/2 का स्क्वायर। तो जब इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, और सिंप्लीफाई करके जो चीज निकल कर आएगी वो कुछ ऐसे निकल कर आएगी। यहां पर मैं इसको लिख देता हूं सिंपल करके। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का 4m
एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एल स्क्वायर बाई 12। ओके, ये हो गया। अब इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा 2ml स्क्वायर बाई 12, 2ml स्क्वायर बाई 3। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, अब यहां पर 2ml स्क्वायर बाई 3 में ऐड कर देंगे 4ml बाई √2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये फाइनली हम लोग का निकल कर आ जाएगा 8/3 ml स्क्वायर, और ये डी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। बात समझ पे आई? तो इस तरीके से जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करना होता है हमें। अब चलते हैं आगे और देखते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज के बारे में, कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है जिसपे कि फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं। तो जब किसी ऑब्जेक्ट में आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो जब एक्सटर्नल फोर्स उसके सेंटर ऑफ मास पे एक्ट होता है तो वो क्या होता है, बॉडी ऐसे ट्रांसलेट करती है। क्या करती है? बॉडी ऐसे ट्रांसलेशन मोशन करती है। अभी अगर वही फोर्स क्या कर रहा होता, कुछ इस तरीके से अप्लाई हो रहा होता कि एक टॉर्क को जनरेट करता, तो वो इस पे प्रोड्यूस करता रोटेशनल मोशन। अब अगर हम लोग रिजिड बॉडी के इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा रिकॉल करिए इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज की, जहां पर कि हम लोग मानते थे कि जो फोर्स होना चाहिए एफ एक्सटर्नल, वो उस बॉडी पे लगने वाला कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यही था ना। अभी यहां पर क्योंकि है रिजिड बॉडीज या कह लीजिए कि एक्सटेंडेड बॉडीज, तो हम लोग को दो चीजें देखनी होती हैं। एक तो उसके ट्रांसलेशन मोशन के बारे में बात होती है, ठीक है, एक उसके ट्रांसलेशन मोशन के बारे में बात होती है, और दूसरा होता है उसके रोटेशन मोशन के बारे में। तो जब ट्रांसलेशन मोशन के बारे में हम लोग देखते हैं तो उस रिजिड बॉडी पे जो एक्सटर्नल एक्ट हो रहा है वो एक्ट होना चाहिए 0, और रोटेशन की अगर बात है तो उस पे जो टॉर्क है, मतलब इन फोर्सेस की वजह से जो इन फोर्सेस का जो मोमेंट है वो 0 होना चाहिए। तो टाउ एक्सटर्नल वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसी को आगे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि dp बाई dt इक्वल टू 0 होना चाहिए, या फिर यहां पर अगर बात करें तो ये dl बाई dt 0 होना चाहिए। l यहां पर क्या है, एंगुलर मोमेंटम, और p है लीनियर मोमेंटम। तो यहां से निकल कर आ गया कि जो l है वो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, और यहां से जो p है वो निकल कर आ गया कांस्टेंट। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम के केस में, और वो भी किसके, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज, हमें दो चीजें देखनी होती है। एक ट्रांसलेशन मोशन जो होना चाहिए वो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, और दूसरा जो रोटेशनल मोशन है वो भी क्या होना चाहिए, एक हम लोग का एक इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो दोनों को जब इक्विलिब्रियम में करना है तो हम लोग को जो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो रहा है और जो टॉर्क एक्ट हो रहा है वो 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीजें हम लोग के पास होती हैं और इसका यूज होता है कई तरीके से। अब चलते हैं, बात करते हैं एक रिजिड बॉडी के रोटेशन की, कि अगर एक रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है तो उस पर क्या क्या चीजें होंगी। तो देखिए, अगर एक रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है, ओके, तो उस रिजिड बॉडी में होगा एक काइनेटिक एनर्जी, और उस काइनेटिक एनर्जी को हम लोग बोलेंगे कितनी, क्या, कि R इज इक्वल टू हाफ, मतलब इसको अगर हमें निकालना तो वो हो जाएगा आई ओमेगा स्क्वायर। ये आपको कुछ देखा हुआ नहीं लग रहा? ऐसा ही एक्सप्रेशन हम लोग का होता है काइनेटिक एनर्जी का एक लीनियर मोशन के केस में, जहां पर होता है हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, तो एक बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट, अगर फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट, अभी ध्यान दीजिएगा कि अभी तक का जो हम लोग का डिस्कशन चलता आ रहा है वो सारा का सारा फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन के लिए है। तो अगर कोई बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है और उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, आई है, और जो उसका एंगुलर वेलोसिटी है वो है ओमेगा, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हो जाएगी, वो भी कैसी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वो हो जाएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो देखो, इसको कंपेयर करो, जैसे यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी थी v, वैसे यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, और यहाँ पर जैसे कि था ये m, वैसा ही यहाँ पर है I। इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, इसको मास कहते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से जो चीजें हैं वो इस पे कंपेरेबल हैं। अभी इसी पे क्या करना हो, अगर हम लोग को जो मोमेंटम है और काइनेटिक एनर्जी, इसके बीच में अगर रिलेशन देखना हो तो हम लोग जानते हैं कि p² बाई 2m
इज इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? तो यहां से अगर हम लोग देखें कि ये जो है और जो एंगुलर मोमेंटम उसके बीच में क्या रिलेशन होगा, तो यहां से हो जाएगा एल स्क्वायर और नीचे 2 और m के करस्पॉन्डिंग चीज क्या है, I। तो अगर आपको लीनियर मोशन या ट्रांसलेशन मोशन के बारे में जानकारी है तो आप जो रोटेशनल मोशन है उसकी चीजों को आसानी से समझ सकते हैं कि वो कैसे आ रही है, उसके लिए कौन सा एक्सप्रेशन यूज होगा, कौन सा नहीं होगा। तो अभी आपको इस पे ये चीजें ध्यान रखनी है। तो यहां से आप अगर निकालना चाहें तो ऐसे निकाल सकते हैं कि L इज इक्वल टू 2I KR, ये इसी एक्सप्रेशन से निकलकर आ गया है। क्लियर? ये कुछ अलग नहीं है। अब बात आती है रोलिंग मोशन की। किसकी बात आती है? रोलिंग मोशन की। तो देखिए रोलिंग मोशन में क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा एक साइकिल का पहिया चलता हुआ, ठीक है, या कभी ऐसा देखा हो कि किसी ऊंचाई से कोई चीज ऐसे लुढ़कती हुई आ रही है, वो भी कैसे, ऐसे जैसे कोई पहिया है वो चीज ऐसे लुढ़कता आ रहा है, या कोई बॉल है या सिलेंडर है, जैसे लॉग्स होते हैं, पेड़ों के बड़े बड़े लॉग्स होते हैं, वो कहीं से माउंटेन वगैरह से वो लुढ़कते हुए आ रहे हैं। तो वो सब क्या करते हैं, एक रोलिंग मोशन को परफॉर्म करते हैं। अब रोलिंग मोशन होता है हम लोग का कुछ इस तरीके का, जहां पर कुछ कंडीशंस होती हैं जिसको कि उसको फॉलो करना होता है। अगर वो उसको फॉलो नहीं करता तो उसको हम लोग रोलिंग मोशन नहीं कहते। तो एक्चुअली रोलिंग मोशन क्या है, ये ट्रांसलेशन मोशन और जो रोटेशन मोशन होता है उसका कॉम्बिनेशन है। यानी कि ये जो रोलिंग मोशन है वो क्या है, ट्रांसलेशन और रोटेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जब किसी चीज पर ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशन मोशन एक साथ होने लगते हैं तब वो होता है रोलिंग मोशन। बात समझ पे आ रही? अभी तक देखिए हम लोग क्या पढ़ के आ रहे थे कि रोटेशन हो रहा है और उसकी एक्सिस फिक्स है, रोटेशन हो रहा है और उसकी एक्सिस फिक्स है। बट अगर साइकिल की बात की जाए कि जब साइकिल कोई चलाता है तो ये जो चीज रोटेट हो रही है, जो इसके पहिए रोटेट हो रहे हैं, इसकी जो एक्सिस है वो समय के साथ मूव भी कर रही है, फिक्स तो होती नहीं है ना। इसकी जो ऐसे साइकिल होती है ना, ऐसे इसकी जो ये वाली एक्सिस है ये समय के साथ मूव भी कर रही है कुछ v वेलोसिटी से। अगर यहां पर ये साइकिल ऐसे बनी हुई है, ठीक है, तो ये क्या कर रही है, कुछ v वेलोसिटी से इधर मूव कर रही है, और साथ ही साथ ये वाला जो पहिया है वो भी क्या करता जा रहा है, ऐसे कुछ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ऐसे मूव कर रहा है। क्लियर? बात समझ पे आई? तो इस चीज को अगर क्या किया जाए, सिंपल किया जाए, तो यहां पर क्या है, दो तरीके के मोशन है। एक तो है अगर इस पूरे एक्सिस को जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रही थी उसको रोक दिया जाए तो सिर्फ क्या होगा, ये पहिया अपनी जगह पर ऐसे ऐसे करेगा। मतलब मान लीजिए कि साइकिल का पहिया अपने ऐसे उठा लिया, मतलब साइकिल पूरी उठा ली और कह दिया अपने फ्रेंड से कि उसको घुमाओ, तो वो जो मोशन हो रहा है वहां पर वो है रोटेशनल मोशन। वो क्या है, रोटेशनल मोशन। उसी में अगर आप साइकिल चला रहे हैं, जमीन पर चला रहे हैं, उस केस में जो हो रहा है देखो, उसकी एक्सिस भी मूव कर रही है, एक लीनियर मोशन परफॉर्म कर रही है। उसका जो सेंटर ऑफ मास है यहां पर वो ऐसा आगे बढ़ रहा है एक लाइन पर, तो वो एक ट्रांसलेशन मोशन भी एक्वायर कर रहा है। बात समझ पे आई? और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वही क्या कहलाता है, रोलिंग मोशन कहलाता है। तो ये जो फिर मोशन हो रहा है आपकी साइकिल चलाते वक्त, वो इस पहिए का रोलिंग मोशन हो रहा है, जहां पर इस पे एक ट्रांसलेशन मोशन भी है इस तरीके से, और उस पे एक रोटेशन भी है जिसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। लीनियर वेलोसिटी v है और रोटेशनल वेलोसिटी ओमेगा है। इसको अब मैं क्या करूंगा, यहां पर एक अलग से डायग्राम बनाऊंगा जहां पर जो रोलिंग मोशन है उसको समझेंगे कि प्योर रोलिंग कब होती है, इम्प्योर रोलिंग कब होती है। तो देखिए सबसे पहले एक अगर सरफेस है हम लोग के पास ऐसी, तो इस सरफेस में अगर एक रख दिया जाए, एक मान लीजिए सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल का ये सेंटर है और ये सेंटर ऑफ मास इधर v वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है, ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास ये इधर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो अब देखो ये अगर ऐसे रोलिंग मोशन कर रहा होगा तो रोलिंग मोशन का जो वो भी किसका, प्योर रोलिंग मोशन, ठीक है।
जो प्योर रोलिंग मोशन की कंडीशन है वो ये है, अब क्योंकि ये पहिया इधर एक एंगुलर वेलोसिटी भी एग्जिबिट कर रहा है अपने साथ, उसके साथ एक ये है, तो इस रोटेशन की वजह से इस पॉइंट पर जहां पर कि ये सरफेस और ये जो ऑब्जेक्ट है ये कांटेक्ट पर है, इसके पास इस पॉइंट पर दो वेलोसिटी है। एक तो ये जो यहां पर पार्टिकल है उसकी जो एक वेलोसिटी है उस पे एक वेलोसिटी है इस डायरेक्शन पर जो कि है v, ठीक है, इस डायरेक्शन पर एक वेलोसिटी है जो है v, और एक वेलोसिटी है क्योंकि इसका रेडियस अगर r है तो एक वेलोसिटी है इस तरफ जो कि है r ओमेगा। r ओमेगा कैसे निकल कर आई है? ये निकल कर आई है इस रोटेशन की वजह से। क्लियर? तो r ओमेगा हमारा लीनियर वेलोसिटी के बराबर होता है, ठीक है, मतलब वेलोसिटी निकालते हैं। अब यहां पर ये जो ये वाली ट्रांसलेशन वाली वेलोसिटी है, इसको vt अगर नाम देते तो और अच्छे समझ पे आएगा आपको। ट्रांसलेशन मोशन की वजह से जो वेलोसिटी है वो बराबर हो जाती है r ओमेगा के, जब और कैसा है, एकदम अपोजिट डायरेक्शन पे है। तो ये जो पार्टिकल होता है वो उस पे उस टाइम पर जब वो सरफेस के साथ कांटेक्ट पर आता है तो किसी भी तरीके से कोई भी उस पे वेलोसिटी नहीं होती, उसकी वेलोसिटी होती 0। तो प्योर रोलिंग तब होती है जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। जो ट्रांसलेशन मोशन वाली वेलोसिटी है यानी कि सेंटर ऑफ मास की इसकी जो वेलोसिटी है और इसके रोटेशन की वजह से जो वेलोसिटी निकल कर आ रही है r ओमेगा, वो इस पार्टिकल के लिए कितनी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए और अपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, वो जो पॉइंट होगा वो चुपचाप ऐसे जमीन पर रखेगा, हो गया, किसी भी तरीके से स्किडिंग नहीं होगी, फिसलेगा नहीं। तो गौर करिए, जब आप साइकिल चलाते हैं एक नॉर्मल डेज पे, जब आप साइकिल चला रहे होते हैं तो आपका कभी गौर करिएगा, साइकिल मोटरसाइकिल कुछ भी चलाते हुए या कभी बगल में चलते हुए चीज का, जैसे मान लीजिए आप बस में बैठे हुए तो बगल में चलते हुए किसी मोटरसाइकिल को देखिए या किसी ट्रक को देखिए, तो उसका वो वाला पॉइंट जो जमीन पर टच करता है उसकी वेलोसिटी 0 होती है। वो जमीन और उसके बीच में कोई भी ऐसा रिलेटिव मोशन नहीं होता है, वो पार्टिकल बस आके ऐसे रख जाता है, बस हो गया, कुछ नहीं होता। अगर होता है तो स्किडिंग होती है, मतलब फिसलता है वो। जैसे कि बरसात का मौसम हो और आप चलते चलते क्या करें, बहुत तेजी से साइकिल चला और एकदम से आपने क्या किया, ब्रेक अप्लाई कर दिए। तो जैसे ही आपने ब्रेक अप्लाई किया तो ये वाला जो वेलोसिटी होती है r ओमेगा, ये तो 0 हो जाती है क्योंकि आपने इसको रोक दिया, बट आपके पास vt वेलोसिटी होती है तो vt बढ़ जाती है। vt क्या हो जाती है? बढ़ जाती है r ओमेगा से, तो आपकी हो जाती है फॉरवर्ड स्किडिंग। क्या हो जाती है? फॉरवर्ड स्किडिंग। बट कोई सिचुएशन ऐसी हो जहां पर कि ये जो r ओमेगा है उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो, ठीक है, r ओमेगा की वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो बट ट्रांसलेशन की क्या हो, कम हो, तो उस पर बैकवर्ड स्किडिंग होगी, ठीक है, उस पर क्या होगा, बैकवर्ड स्किडिंग होगी। और वो जो चीज निकल कर आएगी उसकी कंडीशन ये हो जाएगी कि vt जो होगा वो लेस देन r ओमेगा होगा और ये हो जाएगी बैकवर्ड स्किडिंग। बैक स्किडिंग या बैकवर्ड स्किडिंग ये हो जाएगी। क्लियर? ये दो चीजें हैं जो कि किस पे निकल कर आती हैं, इम्प्योर रोलिंग पर। ठीक है, ये इम्प्योर रोलिंग का और ये इम्प्योर रोलिंग का और ये प्योर रोलिंग की कंडीशन है। समझ गए? बात क्लियर हुई? इसी में अगर इस वाले पार्टिकल की बात की जाए कि इस पॉइंट पर जो पार्टिकल होगा उसकी कितनी वेलोसिटी होगी, तो अगर इसकी vt है और यहां पर अगर हम लोग वेलोसिटीज देखें तो इस पार्टिकल पर एक ट्रांसलेशन वेलोसिटी इधर होगी vt और r ओमेगा भी किधर होगा, इधर ही होगी। और अगर ये प्योर रोलिंग की स्टेट में है तो r ओमेगा इक्वल टू vt होता है, तो यहां पर जो पार्टिकल होगा उसकी टोटल वेलोसिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2vt। कितनी हो जाएगी? 2vt हो जाएगी इस जगह पर रहने वाले पार्टिकल की। बात समझ गए? यहां पर तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे थे, इस वजह से टोटल वेलोसिटी जो थी इसकी, नेट वेलोसिटी इस पार्टिकल की यहां पर 0 हो रही थी। तो इस जगह पर जो वेलोसिटी होती है नेट वेलोसिटी पार्टिकल्स की जो सरफेस के कांटेक्ट में होता है वो होती है 0 प्योर रोलिंग के केस में। ठीक है, किस केस में? प्योर रोलिंग। यहां पर जो सेंटर ऑफ मास पर जो पार्टिकल होता है उसकी वेलोसिटी होती है vt
और जो ऊपर यहां पर पार्टिकल होता है उसकी वेलोसिटी होती है 2vt। ठीक है, तो ये सारा प्योर रोलिंग के केस में निकल कर आता है। समझ गए? तो अब चलते हैं आगे, और जो इस पे हम लोग का है रोलिंग मोशन पे, इस पे और चीज को समझते हैं कि इस पे और क्या क्या चीजें होती हैं। तो देखिए, अगर कोई ऐसा मूवमेंट मोशन हो रहा है तो अब क्योंकि ये रोटेट भी कर रहा है ट्रांसलेशन मोशन में, तो इस पे दो तरीके की काइनेटिक एनर्जी होगी। तो जो नेट काइनेटिक एनर्जी होगी वो रोटेशन की वजह से और ट्रांसलेशन की वजह से, इन दोनों काइनेटिक एनर्जी का सम होगा। तो ये निकल कर आ जाएगी रोटेशन की वजह से हाफ, यहां पर आई ओमेगा स्क्वायर होती है, और ट्रांसलेशन की वजह से होती है हाफ mv स्क्वायर। और इसको अगर हम लोग लिखना चाहें, इसको ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है, तो ये हो जाएगी हाफ, इस जगह से बन जाएगी ये mv स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा ये k स्क्वायर बाई v स्क्वायर। ठीक है, ये रेडियस ऑफ जायरेशन है, ये v स्क्वायर सॉरी r स्क्वायर यहां पर, और ये हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर। तो इसको जब हम लोग करेंगे तो ये बन जाएगा हाफ mv स्क्वायर k स्क्वायर बाई r स्क्वायर प्लस 1। ये हो जाएगी k नेट। क्लियर? ये नेट इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई अगर कोई ऑब्जेक्ट रोलिंग मोशन कर रहा है। क्लियर? बात समझ पे आई? ये है जो कि रिलेटेड है उससे हम लोग का। तो अब चलते हैं हम लोग रोलिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे कि अभी हम लोग देख कर आए हैं, रॉड है या मतलब सिलेंड्रिकल रॉड है या स्फेयर है या डिस्क है, रिंग है, ये सब क्या कर रहे हो, किसी इंक्लाइंड प्लेन से ऐसे रोलिंग मोशन कर रहे हो। ठीक है, तो अगर इंक्लाइंड प्लेन से किसी तरीके का रोलिंग मोशन हो रहा होगा तो उस केस में किस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, चीजों को देखेंगे और उस पर क्या क्या हम लोग को फाइंड करना होता है उसको समझते हैं। तो देखिए, यहां पर जो हम लोग का रोलिंग मोशन है वो एक्चुअली कुछ इस तरीके का है। ये अगर एक मैं प्लेन ऐसे बना दूं जिसमें कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसे रोटेट करता हुआ आ रहा है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो आर है वो दिया हुआ है कैपिटल आर। क्लियर? ओके, और ये जो यहां पे डिस्प्लेसमेंट है, मतलब ये वाली जो साइड है ये एस है। ओके, और यहां से ये जो टोटल हाइट है वो है एच है, और ये जो एंगल है वो थीटा है। क्लियर? तो उस केस पे अब देखिए होगा क्या, यहां पर यूज करेंगे हम लोग कुछ इस तरीके की चीज जहां पर कि वो चीज निकल कर आती है हम लोग की कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से, कि पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। अगर इसको यहां पर ऊपर रखा है, तो जब ऊपर रखा था तो उसके पास एनर्जी थी कितनी, mgh। कितनी थी, mgh। अब अगर बीच में किसी इस जगह पर है तो उसकी जो एनर्जी है, जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो जाएगी ट्रांसलेशन और काइनेटिक एनर्जी के कॉम्बिनेशन में। सॉरी, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के कॉम्बिनेशन में। यानी कि जो अभी हम लोग एक्सप्रेशन देख कर आए थे, हाफ mv स्क्वायर और इसको 1 प्लस k स्क्वायर बाई r स्क्वायर लिख सकते हैं, जहां पर जो k स्क्वायर है वो क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन, और जो ये है r है वो इस ऑब्जेक्ट का रेडियस है। ठीक है, तो यहां से जो चीज निकल कर आएगी वो निकल कर आ जाएगा कुछ ऐसा कि अगर हम लोग वेलोसिटी इससे निकालें तो वेलोसिटी एट द लोवेस्ट पॉइंट, इस पॉइंट पर फाइनली कितनी वेलोसिटी होगी वो निकल कर आ जाएगा v इज इक्वल टू 2gh। यानी कि जो पूरी पोटेंशियल एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गई किस पे, काइनेटिक एनर्जी में, जो दो तरीके की काइनेटिक एनर्जी थी। तो 2gh डिवाइडेड बाई 1 प्लस k स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, ये क्या हो गई, वेलोसिटी एट द लोवेस्ट पॉइंट। उसके बाद है इस मोशन जो भी है ऐसे गिर रहा है तो उस पर लगातार कितना एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है। तो उसके लिए जब हम लोग को निकालना है तो हम लोग निकालेंगे इस इक्वेशन का यूज करके, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखो इनिशियली जो यहां पर वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 0 थी, तो ये जो u होगी इनिशियली वो कितनी हो जाएगी, 0। और हम लोग को एक्सेलरेशन बताना है निकाल करके कितना होगा। ठीक है, तो ये जो निकल कर आएगा यहां पर हम लोग v जो यूज करेंगे फाइनली, यहां पर v
कितना है ये वाला, इसी को यूज कर लेंगे यहां पर। तो वो जो निकल कर आएगा ए, वो निकल कर आ जाएगा कुछ इतना, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहां पर जो ए है वो डिपेंड कर रहा है रेडियस ऑफ जायरेशन में, यानी कि अगर सेम ऑब्जेक्ट हम लोग लें, मतलब सेम रेडियस का ऑब्जेक्ट लें, दो ऑब्जेक्ट लें सेम रेडियस के, जैसे कि स्फीयर और डिस्क, तो उसमें कौन सा जल्दी नीचे आएगा वो डिपेंड करेगा जिस पे एक्सेलरेशन ज्यादा एक्ट होगा, और एक्सेलरेशन किस पे ज्यादा एक्ट होगा वो डिपेंड करेगा उनकी रेडियस ऑफ जायरेशन पर। तो रेडियस ऑफ जायरेशन और उसकी जो एक्चुअल रेडियस है उनका जब हम लोग क्या देखेंगे, रेशियो देखेंगे, इस बात से हम लोग का मैटर करेगा कि कौन सी चीज जल्दी लुढ़कते हुए नीचे आएगी। इस पे क्वेश्चन बनते हैं। अब है हम लोग का टाइम ऑफ डिसेंट, यानी कि जो हम लोग का जो ऑब्जेक्ट था वो कितना लगा ऊपर से नीचे तक आने में। तो ये जो हम लोग का टाइम ऑफ डिसेंट निकल कर आ जाएगा वो निकल कर आ जाएगा t इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा अंडर रूट 2h बाई जी, और यहां पर ये हो जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, जहां पर जो के है वो रेडियस ऑफ जायरेशन है, आर है हम लोग का उस ऑब्जेक्ट का रेडियस। क्लियर? तो ये चीज हम लोग को यहां पर है वो इस मतलब ये सारी चीजें होती हैं इस पे। ओके, अब चलते हैं आगे। तो यहां पे हम लोग को क्या दिख रही है एक चीज कि जो वेलोसिटी है वो हम लोग की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ऐसे रेडियस ऑफ जायरेशन के, हाँ है ना? ठीक है, इस तरीके से एक्सेलरेशन जो है वो भी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यहां पर, और जो ये है t वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि जितना ज्यादा ये वाला हिस्सा होगा उतना ज्यादा हम लोग को टाइम लगेगा, ये वाला हिस्सा जितना ज्यादा हम लोग का कम होगा उतना ज्यादा एक्सेलरेशन मिलेगा, और ये जितना कम होगा उतना हम लोग को ज्यादा वेलोसिटी अटेन होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो कि हम लोग की रोलिंग मोशन ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि अगर हम लोग का क्या हो, एक रोटेशन हो रहा हो एक एक्सिस के अबाउट जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रही हो, जैसे कि हम लोग का एक सेंट्रॉइडल रोटेशन होता है, उसमें क्या होता है कि देखिए जैसे कि मान लीजिए आपके पास क्या है, एक ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये इस तरीके से ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, एक सरफेस है जिसमें कि ये फिक्स्ड है, ठीक है, ये ऐसे फिक्स्ड है, ठीक है, ये इसको ऐसे फिक्स कर रखे हैं, सपोर्ट है ये बस और कुछ नहीं। यानी कि ये यहां पर एक डिस्क हो सकता है या कोई स्फीयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब ये क्या कर रहा है रोटेट कर रहा है, ये यहां पर क्या कर रहा है, ऐसा रोटेशन कर रहा है। तो उस केस में इस जगह पर किस तरीके से अगर कुछ सिचुएशन ऐसी हो कि यहां पर ये तो ऐसे फिक्स है, जमीन से ऐसे रिजिडली है, फिक्स्ड है, और यहां से ये क्या कर रहा हो, एक स्ट्रिंग इससे बंधी हो, ठीक है, जो कि क्या हो रही हो, वाइंड अप हो रही हो। अब यहां पर इस पे एक अगर मास इस पे लटका दिया जाए m, ठीक है, m मास अगर इस पे लटका दिया जाए तो देखो क्या होगा, इस पे एक mg एक्ट होगा। और क्योंकि ये जो ये वायर थी ये पहले इस पे वाइंड अप थी, अब ये धीरे धीरे क्या होगी, धीरे धीरे क्योंकि mg नीचे फोर्स एक्ट हो रहा है तो धीरे धीरे रोटेट करेगा ये। तो जब ये धीरे धीरे रोटेट करेगा उसकी वजह से एक इस पे टेंशन एक्ट होगा अपवर्ड डायरेक्शन पे। क्लियर? तो वो जो टेंशन की वैल्यू होगी वो हो जाएगी I, अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, I है, अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, I है, तो I डिवाइडेड बाई I प्लस एम आर स्क्वायर, अगर इसका रेडियस R है, इसका रेडियस R है, क्यों, क्योंकि हम लोग को इसके इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये इसका रेशियो हो गया, और ये यहाँ पर बन गया mg से ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये टेंशन होगा जो कि इस स्ट्रिंग पर अप्लाई हो रहा होगा। क्लियर? बात समझ पे? और जो ऑब्जेक्ट है जिस एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा होगा
वो एक्सेलरेशन हम लोग का निकल कर आ जाएगा mr² डिवाइडेड बाई I प्लस mr² इंटू जी। क्लियर? ये चीजें हैं जो कि हम लोग को इस तरीके के सिचुएशन पर याद रखनी है। अगर क्वेश्चन इस तरीके का है कि ये ऑब्जेक्ट है जो ऐसे रोटेट कर रहा है, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, और यहाँ से एक मास बंधा हुआ है m, और वो नीचे जा रहा है mg, उस पर फोर्स एक्ट हो रहा होगा, तो ये सारी चीजें हैं। टेंशन उस पर इतना एक्ट होगा, और जो एक्सेलरेशन है इससे जाएगा वो इतना होगा। ओके, अब बढ़ते हैं काइनेमैटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। तो देखिए, काइनेमैटिक्स की अगर हम लोग बात करें तो वापस चलते हैं ट्रांसलेशन मोशन के केस में, जहां पर कि हम लोग ये देख रहे थे, जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशंस थी, v इज इक्वल टू यू प्लस at, हाँ है ना। इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, u अगर इनिशियल वेलोसिटी मान ले कि v नॉट है, u को अगर रिप्लेस कर दें v नॉट से, तो ऐसा लिख सकते हैं बिल्कुल। उसके बाद x को अगर मैं लिख दूं, मतलब देखो s था ना यहाँ पे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, कैसे लिख सकता हूं? देखो, जो s है वो होता है x माइनस एक्स नॉट, यानी कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू u की जगह पे लिख रहे हैं v नॉट, और ये t प्लस हाफ at²। तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस v नॉट t प्लस हाफ at²। ये हो गई, तो एक इक्वेशन ऑफ मोशन ये हो गई, एक ये हो गई, और तीसरी आप जानते हैं v² इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर। अब u की जगह पे सिर्फ v नॉट लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं समझ पे आ जाएगा, क्योंकि मुझे कुछ चीजें कंपेयर करनी है इस वजह से। तो v² इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर प्लस 2a, और यहां पर s यहां पर डिस्प्लेसमेंट होता है, जो कि हम लोग का x माइनस एक्स नॉट होगा। ठीक है, ये s लिखा हुआ है, ये x माइनस एक्स नॉट, तो यहां पर पुट करेंगे वो आ जाएगा। अब यहां पर क्या है रोटेशनल मोशन के केस में, ये तो था ट्रांसलेशन मोशन के केस में, जो कि हम लोग शुरुआत में काइनेमेटिक्स में पढ़ के आए हैं। अभी यहां पर क्या है कि जो v होता है, v के करस्पॉन्डिंग रोटेशनल मोशन में ओमेगा होता है, और a के करस्पॉन्डिंग अल्फा होता है, और थीटा के x के करस्पॉन्डिंग थीटा होता है, x के करस्पॉन्डिंग थीटा होता है। तो इसको जब हम लोग यहां पर रखेंगे तो ये बन जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट। अब समझ पे आया क्यों रखा था, इससे दिखाने के लिए। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। दूसरा हो जाएगा यहां पर थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट। अब आप आसानी से समझ पा रहे होंगे, प्लस ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा t², और फिर आ जाएगा यहां पर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा माइनस थीटा नॉट। एस की जगह पर, डिस्प्लेसमेंट की जगह पर हम लोग थीटा माइनस थीटा नॉट यहां पर रख देंगे। तो बात समझ पे आई, ये क्या है हम लोग की काइनेमेटिक इक्वेशन है, किसके केस में, रोटेशनल मोशन के केस में। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट हम लोग को, मतलब इस तरीके कोई क्वेश्चन दिया हो जहां पर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इतनी थी, उस पर अल्फा एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है, तो फाइनल कितनी हो जाएगी, हम लोग ये लगा देंगे। अगर पहला डिस्प्लेसमेंट इतना था, उस पर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इतनी थी, अल्फा एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है, तो फाइनल इतना हो जाएगा। इस तरीके से ये भी सेम चीज है। ठीक है, तो जैसे आपने इनको यूज किया था, उसी का करस्पॉन्डिंग हम लोग यहां पर देखेंगे और चीजें निकाल लेंगे। क्लियर? इसी में अब आगे एक और चीज आती है, डायनेमिक्स पार्ट। और डायनेमिक्स पार्ट में क्या है, कुछ नहीं, हम लोग को कंपैरिजन करना है जो भी हम लोग ट्रांसलेशन के केस में पढ़ कर आए, ट्रांसलेशन मोशन के केस में, जहां पर कि हम लोग सिर्फ किस पे देखते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा होता है, तो उस केस में जो लीनियर मोशन है उस पर जानते हैं कि हम लोग डिस्प्लेसमेंट x होता है, वेलोसिटी v इज इक्वल टू dx बाई dt होता है, एक्सेलरेशन dv बाई dt होता है, मास m होता है, फोर्स F इज इक्वल टू ma होता है, वर्क dw अगर बात करें तो F ds होता है, और काइनेटिक एनर्जी की बात हाफ mv² होता है, पावर F इंटू v होता है, और लीनियर मोमेंटम p इज इक्वल टू mv होता है। तो इसके करस्पॉन्डिंग रोटेशनल मोशन में जो चीजें होती हैं, वो भी कैसे, रोटेशनल मोशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस, जो आपके सिलेबस में हो फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट ही रोटेशनल मोशन है। अगर वो रोटेशन मोशन हम लोग फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट नहीं ले रहे हैं, तो वहां पर वो सिर्फ एक ही केस है हम लोग का, जहां पर है रोलिंग का केस। रोलिंग के अलावा फिक्स्ड एक्सिस के ही सारे केसेस हैं, क्योंकि कुछ और भी चीजें होती हैं जब फिक्स्ड एक्सिस पे नहीं होता, जैसे कि प्रेसेशन जो होता है,
वो भी फिक्स्ड एक्सेस वाले केस पे नहीं आता है, उसकी एक्सेस चेंज होती रहती है। तो वो सब अलग चीज़ें हैं जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ आपके उस पर फिक्स्ड एक्सेस के उस केस हैं सारे, और रोलिंग का केस है। क्लियर? तो रोटेशन मोशन अबाउट फिक्स्ड एक्सेस के केस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। देख पा रहे हैं इससे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे यहाँ पे मास था m, वैसे यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया i, मतलब कि ये इनर्शिया m है और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया i है। मतलब m रिस्पॉन्सिबल होता है इनर्शिया के लिए, वैसे ही i रिस्पॉन्सिबल होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन उसका। फिर यहाँ पे फोर्स था F इज इक्वल टू ma, ठीक है, F इज इक्वल टू ma। यहाँ पर टॉर्क हो गया I अल्फा, I वही m की जगह पर और अल्फा एक्सेलरेशन की जगह पर। वर्क dw इज इक्वल टू टाउ डी थीटा, काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर बाई 2 या फिर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, पावर टाउ ओमेगा, जैसे यहाँ पे f की जगह करस्पॉन्डिंग टाउ है ना, वही चीज है यहाँ पर f टाउ करस्पॉन्डिंग इसके, यहाँ से एंगुलर मोमेंटम ये बन गया। तो ये सारी चीजें थी किससे रिलेटेड, हम लोग की रोटेशनल मोशन से रिलेटेड, जो कि हम लोग को चीजें रिवाइज करनी है। तो आई होप आपको ये जो सेशन था वो समझ पे आया होगा। फिर भी अगर आपके किसी भी तरीके की डाउट है तो आप जो साथी ऐप का क्वेरी सेक्शन है वहां पर जाकर आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। क्लियर? तो थैंक यू।